हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में। और ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आईबीपीएस, एसबीआई, क्लर्क वगैरह जो बैंकिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर मैं इसकी बात करूँ इंडियन बैंकिंग सिस्टम की, तो एक चीज़ समझिएगा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है, एक तो ये है प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी से पहले, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस। और अगर हम लोग इसका समय अंतराल माने तो मेरे हिसाब से ये 770 से आपका 1947 तक का ये समय आता है। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड फेज की, तो ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस। यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये जो समय है, दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 1947 से 1991 और 1991 से प्रेजेंट। अब कहेंगे सर ये ऐसे दो पार्ट और ये दो पार्ट, ऐसा है कि ये तो आज़ादी से पहले इनमें जो चीज़ें हुई उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर क्या था कि 1991 से पहले ज़्यादातर बैंक नेशनलाइज कर दिए गए थे, ठीक। और हमारी जो इकोनॉमिक्स, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उस समय पर, ये फ्री इकोनॉमिक्स नहीं थी। मीन्स कि प्राइवेटाइजेशन जो है उस टाइम पर उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, और ये मानना था कि भाई जो रहे गवर्नमेंट के ही हाथों में रहनी चाहिए चीज़ें। और 1991 तक ये बिफोर एलपीजी है। उस टाइम पर एक 1991 में मनमोहन और राव ने मिल करके एलपीजी नीति लाई थी, जिसे हम लोग लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब भाई यहाँ तक जो है थोड़ा सा चीज़ें रफ चल रही थी, काफ़ी फेज़ अलग गुजरा यहाँ पर। दूसरा 1991 का समय ऐसा था कि आज जो पाकिस्तान की स्थिति है, कभी वो स्थिति इंडिया की उस समय पर थी। तो वहाँ पे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री भी रहे देश के, और नरसिम्हा राव, उन लोगों ने मिल करके ये नीति लाई। और इसी के बाद जो सेबी है उसका भी गठन हुआ। सेबी के गठन के साथ ही आपका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उस टाइम पर भारत तब जा कर के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा, चीज़ों को बेटर किया। और उसके बाद कुछ प्राइवेट बैंक्स भी उस टाइम पर इस नीति के बाद उनको एंट्रेंस दिया गया भारत में बिजनेस, व्यापार करने के लिए। तो जो आप HDFC, एक्सिस, ये सब बैंकों का नाम आपने सुना होगा, तो इसके बाद वो बैंक्स बनना शुरू हुआ 1990 के बाद। और अभी भी हम लोगों ने कुछ बदलाव देखे हैं, जैसे स्मॉल पेमेंट बैंक बनाए गए हैं और पेमेंट बैंक का भी एक मॉड्यूल आया है। तो ये चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया ये शुरुआत है। अब कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं कि सर जनरल अवेयरनेस जो होता है बैंकिंग का, ठीक है। अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो भाई ये ध्यान रखिएगा आपका, इसमें कि स्टैटिक्स होता है, करंट भी होता है, और बैंकिंग टर्म
और कैपिटल और मार्केट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी ज़्यादातर स्टैटिक्स जो है करंट न्यूज़ से ही निकल के आते हैं। जैसे सपोज जैसे ब्रिक्स, अभी ब्रिक्स की मैं बात करूं तो अभी करंट में ब्रिक्स भी काफ़ी सुर्खियों में रहा, जहां पर चाइनीज़ बॉडीगार्ड, जो चाइनीज़ प्रीमियर थे शी जिनपिंग, उसका जो बॉडीगार्ड था उसे रोक दिया गया। ये भी वीडियो एक वायरल हुआ। और ब्रिक्स में कुछ तल्खियाँ देखने को मिली, मीन्स कि शायद जो भी चीज़ें हैं ये तो इंटरनेशनल फोरम में है, लेकिन हमें ये समझना है कि जो ये ब्रिक्स है इसमें जो जो नेशन इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार के बैंकिंग एग्ज़ाम में बन सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टैटिक ध्यान रखिएगा, जो करंट चीज़ें हो रही हैं उसमें जो भी देश, जिन देशों का भी नाम इस वक्त सुर्खियों में आता है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो भाई उनसे रिलेटेड उनकी राजधानी, कैपिटल और उनकी करेंसी, इन सब से रिलेटेड चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। करंट तो आपको पता ही है। अब बैंकिंग में क्या है भाई, बैंकिंग में हम लोग कैपिटल मार्केट है, पीएफ है, पीपीएफ है, एनपीए है, और बैंकिंग जो टर्म्स होती हैं, करंट, सेविंग और अदर जो चीज़ें हैं वो हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस जो इसमें आएंगी वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कुल मिला करके 50 क्वेश्चंस आस्क होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ अगर आपका बेस्ट है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई आपका सिलेक्शन भी मजबूती से हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बता रहा हूँ, जो मेरा एक मानना है या मैंने फील किया है, मुझे तो यही समझ में आता है कि भाई कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं मैथ में और उनका जीए बहुत अच्छा होता है, और जिन बच्चों का जीए है अच्छा तो भाई वो थोड़ा सा यहाँ पर मार खा जाते हैं। ये बहुत देखने को मिला है। और ये जो चीज़ें होती है ना, ये उन दोनों स्टूडेंट के बीच में एक संतुलन बनाने का काम करती हैं। तो होप आपको समझ में है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। कभी बात होगी तो मैं एक दिन सिलेबस वाला एक वीडियो बना दूंगा जीके जीएस का, ठीक है। तो आइए अब हम अपना वीडियो आगे शुरू करें और इंडियन बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम नो इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री, सिस्टम अलग हो गया, सिस्टम भी पढ़ेंगे इसके बाद। पहले हम लोग इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री को समझते हैं अच्छे से। चलिए भाई अगले टॉपिक पे चलें। अब बात आती है बैंकिंग। बैंकिंग एक्चुअली है क्या भाई? अगर बेसिक टर्म की बात करूं, टेक, डिपॉजिट प्लस गिव, विड्रॉवल, ओके, प्रोवाइडिंग, लोन्स। अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्टिंग मनी एंड ऑल्सो प्रोवाइड विड्रॉवल and safeguard the money, okay, which they received by people। भाई अगर बैंकिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो सीधे सिंपल में ये कह सकते हैं कि भाई बैंक का काम क्या है। बैंक क्या काम करता है? पैसे जमा करता है और लोन देता है, विड्रॉवल भी प्रदान करता है। तो ये बेसिक टर्म है
और साथ ही साथ सुरक्षा भी देता है उन पैसों को। तो ये तो हो गई एक बैंकिंग की डेफिनेशन। अगर बात की जाए कि इनका रेगुलेशन कैसे होता है, तो बैंक को लाइसेंस जो मिलता है, चलिए बाद में बात करेंगे लाइसेंस का, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये 1770 में, ठीक है, दिस बैंक स्टेबलाइज्ड इन कैलकाता बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी, जो कि किसके द्वारा होल्ड थी? पोर्तुगीज के द्वारा होल्ड थी। उसके बाद 1786 में फिर एक बैंक खुला, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी किसके बाद ओन्ड थी? पोर्तुगीज ओन्ड। अब बात करें औध कमर्शियल बैंक की, तो ये बैंक 1881 में बना था और कब तक ये चला था? 1958 तक। अब एक बार मैं बात करूं कि इस बैंक की, तो ये 1832 में क्लोज हो गया था। अब एक चीज़ और है, जो औध कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें, औध कमर्शियल बैंक की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि वो कौन सा बैंक था जो भारतीयों के कंट्रोल में था और पहला बैंक था, ठीक है। तो ये फर्स्ट बैंक था जो कि पार्शियली कंट्रोल्ड बाय इंडियन था, ठीक। अब बात करते हैं प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता की। तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता जो है 1806 में स्टेबलाइज हुआ था। अगर बात करूं प्रेसिडेंसी बैंक की, तो ये करीब 3 बैंक थे जो अलग अलग प्रेसिडेंसी में स्टेबलाइज हुए थे। एक 1840 में स्टेबलाइज हुआ जिसे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मुंबई के नाम से जाना जाता है। एक 1843 में स्टेबलाइज हुआ जिसे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। 1806 में स्टेबलाइज हुआ कहाँ पर? कोलकाता में। और इसका जो रीनेम हुआ बैंक ऑफ बंगाल के नाम से हुआ। तो यहाँ तक की ये कहानी थी। अब दूसरा पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो बैंक है इनको लाइसेंस कहाँ से मिलता है। आप एक बार फोटो लेना चाहे तो ले लीजिए आप, देखो, वेरी गुड। चलिए, तो मैं ये ऊपर वाला ही क्लीन कर देता हूँ। बैंक लाइसेंस की बात करते हैं, तो जो बैंक लाइसेंस है अगर मैं बैंक लाइसेंस की बात करूं तो बैंक लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। तो अब बात करते हैं हम लोग, उस टाइम पर एक रूल आया था जॉइंट स्टॉक बैंक का, मतलब
कि भाई एक बैंक के अंदर मल्टीपल शेयर होल्डर इज अलाउड, मीन्स कि मल्टीपल शेयर होल्डर एक बैंक के अंदर रह सकते हैं। तो उस टाइम पर जॉइंट स्टॉक बैंक का एक रूल आया था और उसके तहत पहला बैंक बना बैंक ऑफ अपर इंडिया, ठीक है। और ये कब स्टेबलाइज्ड हुआ? 1861 में ही। लेकिन आफ्टर सम टाइम 1864 बक्सर का युद्ध याद होगा आप लोगों को, 1764 में जो हुआ था, ठीक, उसमें ब्रिटिश जो है वो जीत गए थे और उनको पूरा कंट्रोल मिल गया था किसका? बंगाल का। तो उस समय 100 ईयर उसके पूरे हो रहे थे और ध्यान होगा आपको कि जब वो युद्ध जीता गया तो उस टाइम पर एक बंगाल की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। एक तो अवध के नवाब के साथ हुई थी, दूसरा जो मुग़ल शासक थे मोहम्मद शाह द्वितीय उनके साथ हुई थी, और एक आपका जो मीर कासिम जो लूज हुए हार गए थे, तो इन लोगों के साथ इलाहाबाद संधि हुई। और उसी के 100 साल पूरा होने पर ये जो बैंक है अपर इंडिया बैंक, ये क्या हो गया? रीनेम हो गया। किसमें? इलाहाबाद बैंक में। इलाहाबाद बैंक इसका नाम पड़ा। और अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ये इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है। किस में मर्ज हो गया है? इंडियन बैंक में ये मर्ज हो चुका है। अब फर्स्ट इंडियन ओल्ड बैंक, भाई ये स्टार मान लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो औध एंड कॉमर्स बैंक है, ठीक, अब तो ये बंद हो चुका है, 1958 में ही बंद हो गया था। उस समय पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ था? फिरोजाबाद में था, ठीक है, फिरोजाबाद में ये बैंक था। तो ये पहला बैंक था, इंडियन होल्ड भी था इसमें, और साथ ही साथ इसे हम लोग पहला कमर्शियल बैंक कह सकते हैं। कमर्शियल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो सबके लिए ओपन हो, कोई डिफरेंशिएशन ना हो, मतलब भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होगा और ये सबके लिए ओपन रहेगा। तो पहला ये बैंक उस टाइम पर ओपन हुआ था, जो सबके लिए ओपन था, पहला कमर्शियल बैंक भी था और इंडियन होल्ड भी था। अब बात की जाए 1894-95 का ये फाइनेंशियल ईयर था जिसमें पंजाब नेशनल बैंक बना। लाला लाजपत राय क्या थे? इसके फाउंडर थे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बैंक कंप्लीटली होल्ड बाय इंडियन। अब बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो ये जो है पूरा कंप्लीटली किसके होल्ड में था? इंडियंस के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्डन एज की। उस टाइम पर भाई एक गोल्डन स्टेज शुरू हुआ, ठीक है, और ये गोल्डन एज था बैंक के लिए, गोल्डन एज ऑफ बैंक। ठीक ठीक। तो गोल्डन एज जो है बैंकिंग सिस्टम का वो 1901 से 1911 तक रहा और इस बीच काफ़ी बैंक जो है ओपन हुए। सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो उसका जो उद्घाटन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो अब हम थोड़ा सा जान लेंगे कि कौन से गोल्डन एज में बैंक खुले थे। आप ये नोट कर लीजिए।
थोड़ा ये अपना जो है स्टैंड जिस पे मैं ये रख के रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये थोड़ा सा मूवमेंट करता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत इसमें होती है। चलिए, अब बात करते हैं भाई गोल्डन एज की। तो गोल्डन एज की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर 1901 से 1911 तक गोल्डन एज माना जाता है बैंकिंग सिस्टम का। उसका रीज़न भी है भाई कि कई बैंक जो है उस टाइम पर ओपन होना शुरू हुए। कैनरा बैंक अगर देखा जाए 1906 में ओपन हुआ, बैंक ऑफ इंडिया भी उसी टाइम 1906 में खुला, विजया बैंक 1931 में ओपन हुआ। और अगर मैं बात करूं कैनरा बैंक के संस्थापक की तो सुब्बाराव पाई, ये इनके संस्थापक थे। और बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में स्थापित हुआ। बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। भाई जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो उस टाइम पर क्या था कि पहला ऐसा बैंक था जो कि स्वदेशी था। स्वदेशी मीन्स पूरा इंडिजेनियस, कि ओनली डील विद इंडियंस। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। भाई ये जो समय आप देख रहे हैं 1911 वाला, तो उस टाइम पर ब्रिटेन देखा जाए कई जगह वॉर में भी इन्वॉल्व था। ठीक है, ब्रिटेन जो है कई जगह वॉर में इन्वॉल्व था। ठीक, डार्क एज की बात कर ली जाए, ये डार्क एज शुरू हुआ इंडियन बैंकिंग का। और अगर मैं बात करूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आंध्रा बैंक भी मर्ज हुआ, कॉरपोरेशन बैंक भी मर्ज हुआ, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उस टाइम पर 1919 में स्टेबलाइज्ड हुआ। और इनॉग्रेटेड किया गया बाय महात्मा गांधी। उस टाइम पर एक फेज़ ये भी था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटेन उस वक्त वर्ल्ड वॉर में लगा हुआ था। तो क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं 660 प्लस बैंक क्लोज हो गए, मतलब बंद हो गए इतने बैंक उस समय में। कितने? 660 के लगभग बैंक जो हैं बंद हो गए। और इस बंद होने के बाद जो ये बैंक धड़ाधड़ बंद हुए, लोगों का ना बिलीव जो है बैंकिंग सिस्टम से टूट गया था। पूरा एकदम बैंकिंग सिस्टम से उनका बिलीव टूट गया था। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो बैंकिंग सिस्टम को वापस एक लाइन पे लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपनी जो प्रेसिडेंसी बैंक है, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, और बात करूं प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। 1806, 1843,
बॉम्बे वाला 1840 और 1843। ये क्या हुआ, तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया। कब मर्ज कर दिया गया ये बैंक? 27 जनवरी 1921 को ये तीनों बैंक मर्ज कर दिया गया। तो भाई ये जो मर्ज किया गया उसके बाद इस बैंक का नाम कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या कर दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। थोड़ा सा जुकाम है, तबीयत हल्की है। अब बात करें उस टाइम पर क्या था कि ये तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे ये अलग अलग प्रेसिडेंसी में काम कर रही थी। दूसरा, इन तीनों ही बैंकों की जो करेंसी थी वो अलग अलग थी, ये भी समस्या आ रही थी। दूसरा, बैंकिंग सिस्टम बड़े गर्त में था उस समय पर। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों का बिलीव थोड़ा बढ़े, इन्होंने तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज कर दिया एक साथ। और मर्ज करने के बाद इन्होंने उसे नया नाम दे दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको देखना है तो मैंने एक इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में एसबीआई और आरआरबी का एक हिस्टोरियल फॉर्म बनाया है, आप उस प्लेलिस्ट में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये कहानी पूरी थी, प्लस उस टाइम की बात मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम की मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो इंपीरियल बैंक था ये उस टाइम पर क्या था, एक सेंट्रलाइज्ड बैंक की तरह वर्क कर रहा था। सेंट्रलाइज्ड बैंक की तरह वर्क कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था सभी बैंकों को। लेकिन इसमें भी काफ़ी समस्याएं आने लगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। अब एक मिनट ज़रा, हाँ। तो भाई हुआ क्या कि प्रॉब्लम तो आ ही रही थी कि मॉनिटर करना था सभी बैंकों को, लोगों का विश्वास भी जीतना था। तो जब इन तीनों बैंकों को एक किया, इंपीरियल बैंक बनाया, करेंसी भी सेम कर दी गई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आ ही रही थी इंडिया में। तो उस टाइम पर 1926 में एक रॉयल कमीशन बना, किसके लिए? ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। और ये करेंसी हेडेड बाय किसके थी? यंग एंड हिल्टन। भाई ये कमीशन बना, इनका काम क्या था कि भाई हमारे को इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया के अंदर क्या आ रही है, समस्या आ रही है, कैसे मैनेज करें सारी चीज़ों को। तो उस समय पर वहाँ पर जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स था, जो सारे कानून चीज़ें डिसाइड करती थी इंडिया के लिए, उन्होंने उस समय पर क्या किया, रॉयल कमीशन बना दिया। अरे यार,
रॉयल कमीशन को भेजा है, जाओ ना यार जरा देखो वहाँ पर, हम लोग बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग समझ नहीं आ रहा है कि पैसे कैसे मैनेज करें। दूसरा, लोगों ने पैसे ही रखना छोड़ दिया है, भरोसा कम हो रहा है, बैंक शायद गलत कर रहे हो, मॉनिटर चाहिए हमें, कोई कर सके एडिट। तो उसके बाद यंग और हिल्टन को यहाँ भेजा गया और यंग हिल्टन आए यहाँ पर। तो उस टाइम पर सुनते हैं कि भाई उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर साहब की कोई पुस्तक थी 1 रुपीज़ करके, तो उनका अध्ययन किया और उससे उन्हें थोड़ा आइडिया मिला कि कैसे हम लोग इंडिया में बैंकिंग को कर सकते हैं। तब उसके बाद इनके दिमाग की बत्ती जली, यंग और हिल्टन की, और ऐसी बत्ती जली कि भाई क्या बताऊं। इन्होंने क्या किया कि आरबीआई एक्ट 1934 बनाया, जिससे क्या हुआ, आरबीआई स्टेबलाइज्ड हुआ। कब स्टेबलाइज्ड हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। और प्रेसिडेंट कौन थे? पहले गवर्नर, और गवर्नर सिस्टम आ गया उस टाइम पर। अब भाई फर्स्ट ब्रिटिश ही बोलेंगे, उसके बाद तो इंडियन गवर्नर ही आ गए। कौन थे फर्स्ट गवर्नर? ऑसबॉर्न स्मिथ। ये कौन थे? फर्स्ट गवर्नर थे उस टाइम के। क्लियर? अब आगे चल के इंडिया जो है क्या हो गया? आज़ाद हो गया। तो अब आज़ादी वाली कहानी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। भाई अगर आपको लगता है कि कुछ तो मेहनत मैंने सही की है और कुछ बढ़िया ही पढ़ा रहा हूँ, तो शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों में। और मेरे जितने भी खास लोग हैं ना, उनको तो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो मेरे एकदम स्पेशल मेरे स्टूडेंट हैं, या जिन स्टूडेंट को मेरी वजह से सिलेक्शन हुई है कहीं ना कहीं, उनसे तो मेरी खास रिक्वेस्ट है कि भाई इसको शेयर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा हाँ, माफ़ करना, एक बात कहना भूल गया। मैं आज रात को लाइव पढ़ाने वाला हूँ और हम डिस्कशन करेंगे यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स। और मैं यूपी पीसीएस में पूरा फाउंडेशन पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें होंगी और फाउंडेशन लेवल तक मैं आपको लेके जाऊँगा। और इतना मैं गारंटी देता हूँ कि भाई ये यूपी का है, यूपी पीसीएस का है। ठीक है, तो जो लोग भी एस्पिरेंट हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा काम आने वाला वीडियो, या जो फर्स्ट टाइम तैयारी करने वाले हैं यूपी पीसीएस के लिए, उनके लिए भी काम आएगा। और अगर आप लोग आरओ शुरू करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम होगा जनवरी या दिसंबर में, जब भी हो, तो उसके लिए जो कंप्लीट सिलेबस है वो मैं करा के देने वाला हूँ। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आज लाइव क्लास होगी भाई, लाइव, एकदम लाइव पढ़ाने वाला हूँ मैं आके। चलिए ठीक, धन्यवाद।